गुड मॉर्निंग बच्चों। हम चैप्टर को फिर से शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चों ने पढ़ा ही नहीं था, कुछ बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया। अब देखो, एक वर्ड आ रहा है नेशनलिज्म। इसको हम अगर कहें तो मीनिंग तो इसकी राष्ट्रवाद, ठीक है? लेकिन इसका डीप मीनिंग क्या है? जब कुछ ग्रुप ऑफ लोग मिलके अपने देश के लिए प्रेम या उसके हित के लिए काम करते हैं तो हम उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है। As we have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of non-nation state. It also meant a change in people understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे यूरोप में ये राष्ट्रवाद का उदय था और बाकी कैसे मिल के सबके अंदर एक नेशन स्टेट के लिए लोग पढ़े थे, है ना? इसके पहले हमने ये सब पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है। न्यू सिंबल एंड आइकन, न्यू सॉन्ग एंड आइडियाज, फॉर्ज न्यू लिंक एंड रिडिफाइंड द बाउंड्री ऑफ कम्युनिटीज। तो नए सॉन्ग, नए आइकन, नई सिंबल, ऐसी चीज़ें आई जिनसे जो अलग अलग समाज के लोग थे उनके बीच में जो एक टाइप से दीवार थी वो कम हुई, ठीक है। इन मोस्ट कंट्री द मेकिंग ऑफ न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। अब देखो, ज़्यादातर देश में क्या है, ये चीज़ें एक दिन, एक हफ्ते, एक मंथ, एक साल में नहीं आती। इन चीज़ को सबके बीच में ऐसी फीलिंग को लेके आने में कई साल लगते हैं, ठीक है। हाउ डिड द कॉन्सिक्वेंसेज इमर्ज इन इंडिया। तो अब ये पढ़ेंगे कि हमारे देश में ऐसे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, ऐसी क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से सबके अंदर राष्ट्रवाद को लेकर सबके मन में एक फीलिंग आई, ठीक है। इन इंडिया एंड एज इन मैनी अदर कॉलोनीज, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे देश में अलग अलग ग्रुप के लोग होते हैं, ठीक है। तो उनके जो रहने की जगह होती है उसको देखो, यहाँ पे दो बार आया है कॉलोनीज और एक आएगा कॉलोनिज्म, ठीक है। तो जब बात आएगी कॉलोनीज की तो मीन्स जो लोग रहते हैं किसी जगह पर, ठीक है। और जब बात आएगी कॉलोनिज्म की तो समझ जाना कि बात हो रही है ब्रिटिश सरकार की। जो उनके लॉज ऐसे थे जो कॉलोनिज्म को फॉलो करा रहे थे हमारे देश में कि अलग ग्रुप के लोग अलग रहेंगे, एक उनके बीच में वो लोग कोई कनेक्शन चाहते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर लोग एक साथ रहेंगे तो वो राज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे क्या है? इंडिया एज इन मैनी अदर colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to anti-colonial movement। देखो, बात आ गई ना, अलग अलग हमारे ग्रुप के लोग आपस में कनेक्ट होके राष्ट्रवाद के लिए एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चला रहे थे, ठीक है। People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism, ठीक है। तो जब अलग अलग ग्रुप के लोग मिल के कॉलोनिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे तो सबके अंदर एक यूनिटी की भावना आना शुरू हुआ कि हम सब एक ही तो हैं, क्योंकि हम सब मिल के किसी एक के ही तो खिलाफ लड़ रहे हैं, है ना। The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together, ठीक है। अब जैसे मुझे भी किसी एक पर्सन से दिक्कत है और किसी और को भी उसी से ही दिक्कत है, तो उस थर्ड पर्सन और मेरे बीच एक बाउंड बनेगा कि हम दो लोग को दिक्कत किसी एक से, तो हम आपस में मिल के उसके खिलाफ लड़ सकते। तो यही हमारे देश में भी होना शुरू हुआ था। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली।
their experience were varied, their notion of freedom were not always the same। ठीक है, अब देखो दिक्कत क्या थी यहाँ पे, बस एक दिक्कत ये थी कि जो अलग अलग ग्रुप का लोग था वो उनसे अलग अलग तरीके से अफेक्ट था, और उनके एक्सपीरियंस भी अलग थे, और उनके हिसाब से आज़ादी की मीनिंग भी अलग थी। अब जैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे किसी फैक्ट्री में कोई मजदूर काम करता है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, उसको लेके किसी और शहर में या किसी और देश में लेके चले जाते थे, और उससे वहाँ पे काम कराया करते थे, और उसको उस फैक्ट्री से बाहर तक नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, और वही हमारे देश का कोई एक आम लोग हो कोई, ठीक है, और उनको खुद ही के देश में यहाँ वहाँ आने जाने ना दिया जाए, उन पे टैक्सेस बहुत हैं, और मतलब ऐसे ऐसे लॉ लॉ है कि वो खुद खुद के मन से कुछ कर ना पाए। तो देखो अब इन दो के लिए फ्रीडम अलग अलग है। कैसे? जो पहला था, जो फैक्ट्री में काम किया कर रहा था, उसके लिए फ्रीडम की मीनिंग ये है कि बस उसको उसके घर जाने दिया जाए, और वो फिर से आके अपना काम करना शुरू कर देगा। उसे लॉस से कुछ लेना देना नहीं है, उसे टैक्स से कोई मीनिंग नहीं कि टैक्स क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, और सेकंड वाले पर्सन के लिए क्या है कि उसके पास ऐसे मौलिक अधिकार हो कि वो कहीं भी आ जा सके, उसे उतना टैक्स पे ना करना पड़े। ठीक है ना, तो ये चीज़ तो अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए उनके एक्सपीरियंस अलग अलग थे कि मुझे आज़ादी क्यों चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें थी। The Congress under Mahatma Gandhi tried to force this group together within one movement। अब देखो उस समय कांग्रेस को चला रहे थे महात्मा गांधी, तो वो सोचे जो अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग उनसे लड़ रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि वो सब एक साथ मिलके उनके खिलाफ आंदोलन करें। ठीक है, बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो जैसे अगर कहीं पे आग लग रही है तो कहीं ना कहीं पहले चिंगारी भड़की होगी, मीन्स आग लगने के लिए चिंगारी का भड़कना ज़रूरी है। उसी तरह सबको एक साथ में यूनाइट होने के लिए भी एक कॉन्फ्लिक्ट का होना ज़रूरी था। ठीक है, ऐसी कोई बात जो देश के सभी लोगों को अच्छी ना लगे। In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade or the 20th century. In this chapter, we will pick up the story from 1920s and study the non-cooperation and civil disobedience movement। अब देखो इससे पहले बुक में हमने पढ़ा था कि कैसे 20वीं सेंचुरी की शुरुआत के कुछ 10 साल में क्या हमारे देश में हुआ था। अब हम ये पढ़ेंगे कि 1920s के बाद में कैसे हमारे देश में नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू हुए थे। We will explore how the Congress sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of people। अब इसमें हमको पढ़ना ये है कि कैसे कांग्रेस के लोगों ने मिलके नेशनल मूवमेंट चलाया। ठीक है, और कैसे अलग अलग ग्रुप के लोग उसमें पार्टिसिपेट किए, और कैसे लोगों की सोच में एक राष्ट्रवाद बनना शुरू हुआ कि उनकी सोच यहाँ तक हुई कि अब हमारे अंदर राष्ट्रवाद होना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। 3 चीज़ है इसके फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, in the year after 1990 we see the national movement spreading new areas
incorporating new social group and developing new mode of struggle। तो 1990 के कुछ साल के या उस वहीं से बातें शुरू हुई कि अब नए नए जगहों पर लोग आंदोलन करना शुरू किए। ठीक है, कुछ नए समाज के ग्रुपों ने इन कोऑपरेटिंग करना शुरू किया, मीन्स जो ब्रिटिश के लॉ थे, ठीक है, उनके खिलाफ वो कहते थे कि हम आपके लॉस को फॉलो करेंगे ही नहीं, हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे, लेकिन हम आपकी कोई बात भी नहीं मानेंगे। एंड डेवलपिंग न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, तो लोग अलग अलग तरीके से अपना संघर्ष कर रहे थे। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट्स, व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव। अब पढ़ेंगे कैसे क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो अब देखो, वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसमें सबसे मेन रोल कौन प्ले किया? ब्रिटेन, और वहीं से ये सब लोग आए थे। ठीक है, तो इनके इकोनॉमी और पॉलिटिकल दोनों जगहों पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था। वहाँ के लोग भी खुश नहीं थे। ठीक है, इट लीड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर which was financed by war loans and increasing taxes, custom duties were raised and income tax introduced। ठीक है, अब देखो, जब कोई जंग होती है तो उस जंग में सबसे पहले यूज जो चीज़ें होती वो है पैसा, क्योंकि अगर हमारे फौज के लोग कहीं पे जंग लड़ रहे हैं तो उन्हें चाहिए हथियार, और हथियार आएंगे कैसे? पैसों से। तो इन्हें पैसा बहुत चाहिए था। अब ये पैसा कहाँ कहाँ से ये लोग लाए? पहले तो ये लोन लिए किसी और देश से, लेकिन लोन से भी जब इनका काम नहीं बन पाया तो इन्होंने हमारे देश में टैक्सेस बढ़ा दिए, और जो ये टैक्सेस बढ़ गए इनकी वजह से हमारे देश के लोगों में गुस्सा बढ़ गया कि वॉर तो तुम्हारे यहाँ है, लड़ रहे हो तुम, हम तो वॉर में कोई हमारा पार्ट भी नहीं है, तो हम टैक्सेस पे क्यों करें। ठीक है, थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइजेस इंक्रीज, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardship for the common people। ठीक है, अब हुआ ये था कि जब वॉर चल रहा था तो 1913 और 1918 के बीच में हर चीज़ के दाम लगभग डबल हो चुके थे, मतलब बहुत बढ़ चुके थे, यहाँ तक कि एक आम लोग नमक तक खरीद नहीं पाए थे। ठीक है, इतना उसका रेट बढ़ा हुआ था। विलेज वेर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। अब देखो, जंग सिर्फ पैसों से तो लड़ नहीं सकते हैं ना, अब हमें चाहिए लोग, तो उन्हें भी चाहिए थे क्या? लोग। तो ज़बरदस्ती गांव के क्षेत्र से लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाके वहाँ पे उनको वॉर में डाल दिया करते थे, और उन्हें पता भी नहीं था कि हम लड़ कहाँ से रहे, हमें क्या करना है। बस वो लोग कहते थे इधर जाओ, जो भी तुम्हें दिखे उसको मारो। ठीक है, ये चीज़ें थी। तो लोगों के बीच में गुस्सा इस बात को लेकर था कि हम तो वॉर का हिस्सा नहीं है, हमें क्यों ज़बरदस्ती वहाँ पे लेके तुम जा रहे हो, और हमारे देश के लोग क्यों तुम्हारे वॉर में मरे। ठीक है, विलेज वेयर ये हो गया। देन इन 1919 एंड 1921 क्रॉप फेल्ड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखो, एक जगह जहाँ टैक्सेस बढ़े हुए थे वहीं पे 2-3 साल ऐसे आए जहाँ पे फसल खराब हो गई, जिसकी वजह से खाना कम पड़ा। दिस वॉज accompanied by an इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक,
और उसके बाद जब फसल खराब हुई तो उसी के बाद आ गई महामारी। According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and epidemic। ठीक है, कम से कम 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए थे इस महामारी और भूखमरी की वजह से, क्योंकि फसल खराब हुई और ठीक उसी के बाद आई हमारी महामारी, जिसकी वजह से बहुत से लोग मर गए। ठीक है, और ये लोग किए किए क्या थे? एक तो हमारे देश में फसल खराब हुई, ठीक है, जो फसल जो थोड़ी बहुत थी उसे भी ये लेके अब खुद के देश चले गए, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे भूखों पेट मर गए। People hoped that their hardship would end after the war was over, but that did not happen। लोगों ने ये सोच के रखा हुआ था कि जब वॉर ख़त्म होगा तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle। ठीक है, अब ज़रूरत ये थी कि इस टाइम पे कोई एक नया कोई लीडर आए जो सबको कैसे संघर्ष करना है वो हमें बताए, और उसी टाइम पे आए थे हमारे महात्मा गांधी। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे कि सत्याग्रह है क्या। कितने टाइम की वीडियो होगी? 16 मिनट। चलो अभी और टाइम है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। ठीक है, 1915 में महात्मा गांधी फिर से खुद के देश में आए। एज यू नो, ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। अब देखो, वो वहाँ पे भी बहुत बड़ा कांड करके आए थे। कैसे? वहाँ पे काले गोरे को लेके बहुत भेदभाव किया जाता था, तो वो उसके खिलाफ भी वहाँ पे सत्याग्रह करके आए थे। ठीक है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasize द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड ऑफ सर्च ऑफ ट्रुथ। ठीक है, अब सत्याग्रह है क्या? सिंपल, हम अगर क्या बोलते हैं उसको, अगर हम सच्चे हैं, ठीक है, हम जो कह रहे हैं वो सत्य है और हम सत्य के लिए ही लड़ रहे हैं, तो हमें हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा महात्मा गांधी का कहना था। ठीक है, it suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, the physical force was not necessary to fight the oppressor। ठीक है, अगर हम सच्चे हैं और हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं और हमारे खिलाफ न्याय हो नहीं रहा है, ठीक है, बात को समझना। उनका कहना ये था कि अगर जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं वो सही है, प्लस हमारे खिलाफ इनजस्टिस हो रही है, तो हमें फिजिकल फोर्स मींस वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। किसको? ऑपरेसर को, जिसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है उसे वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सत्याग्रह की मीनिंग ये थी। ठीक है, विदाउट सीकिंग vengeance or being aggressive, a सत्याग्रह could win the battle through non violence। बिना हम चिल्लाए, बिना हम किसी से मार पीट किए, हम अपने बैटल को जीत सकते हैं बिना वायलेंस के सहारे। This could be done by appealing to a conscience of the ऑपरेसर। ठीक है, हम उसके मन को बदल सकते हैं, जो हम पे दबाव डाल रहा है, हम उसका मन बदल दें कि नहीं, वो तुम वो चीज़ गलत कर रहे हो, हम उसको ये एहसास करा सकते हैं। ये महात्मा गांधी का कहना था।
people, including the oppressor, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence। अब उनका कहना ये था कि अगर हम वायलेंस यूज़ किए तो जिसके खिलाफ हमने वायलेंस यूज़ किया उसको हमेशा ये फीलिंग रहेगी कि उसके खिलाफ भी गलत किया गया। लेकिन अगर हम सिर्फ उसको सच्चाई बता के उसके खिलाफ बिना वायलेंस के हम कुछ करते हैं तो उसको ये एहसास होगा कि हाँ, मैं जो कर रहा था वो गलत था। ठीक है। By this struggle, the truth was bound to ultimately triumph। Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians। ठीक है। अब उनका मानना ये था कि जो नॉन वायलेंस वाला धर्म था इसकी वजह से हमारे देश का हर कोई एक एक साथ खड़ा रहेगा। ठीक है। After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized सत्याग्रह movement in various places। ठीक है। जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने 2-3 जगह इसका यूज़ भी किया था। कैसे? In 1970, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation सिस्टम। वो 1917 में उनका सबसे पहला सत्याग्रह वाला आंदोलन कहाँ पे था? चंपारण, जो था बिहार में। ठीक है। वहाँ पे उन्होंने किसानों के लिए वो सब चीज़ें की थी। अब अगर तुम लोग पहले आए होते, जो लोग पहले आए थे उन्हें मैंने पूरा आराम से बताया था कि वो मैटर क्या था। ठीक है। फिर उनका सेकंड आया था 1917 में ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है। उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में भी किसानों के लिए एक और सत्याग्रह किया था। ठीक है। could not pay the revenue and were demanding the revenue collection be relaxed, मीन्स कि कुछ टैक्स को कम किया जाए। ठीक है। इन 1980 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्ग कॉटन मिल वर्कर। अब देखो, वो सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ ही नहीं कहे थे कि हमको ये सब चीज़ें सिर्फ उन्हीं के खिलाफ करनी है। जो कोई ऐसा जो न्याय ना कर रहा हो, जो गलत कर रहा हो, उसके खिलाफ हम सत्याग्रह करेंगे, उनका कहना ये था। और इस चीज़ का सबसे सही चीज़ है जब 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए थे तो जो कॉटन मिल्स थी वो हमारे देश की ही थी, लेकिन वो लोग भी गलत कर रहे थे, जिसके लिए महात्मा गांधी उनके वर्कर के लिए खड़े थे। ठीक है। इतना बहुत है आज के लिए। 23 मिनट हो गए। पहला दिन था, जिसको जितना समझ में आया बताना और साथ में इसके नोट्स भी बनाना। ठीक है। रफ पेज पे ही सही, लेकिन नोट्स बना के मुझे सेंड करो। मैं भी देखूँ कि किसको कितना समझ में आया, क्योंकि अगर सामने रह के पढ़ाता तो शायद और अच्छे से आता समझ में। ऐसे पता नहीं कितना समझ में आया कितना नहीं। ठीक है। तो चलो, थैंक यू।